हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की साइंस की 37वीं वर्कशीट, जिसका टॉपिक है कार्बन एवं इसके यौगिक। और आज इस वर्कशीट में हम कार्बन के बारे में जानेंगे। बच्चों, कार्बन जो है वो एक हर जगह पाया जाने वाला तत्व है और सभी जीवों में और उनके उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं में कार्बन यौगिकों का मुख्य आधार है। सभी चीज़ें जैसे भोजन, कपड़े, दवाएं, पुस्तकें, इन सभी में कार्बन पाया जाएगा। और हमारी पृथ्वी की भूपर्पटी में केवल 0.02% यानी कि बहुत ही कम खनिजों के रूप में पाया जाता है कार्बन। उदाहरण देखेंगे कोयला, पेट्रोलियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जैसा कि आपको मालूम है, वातावरण में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में है। अब कार्बन आखिर है क्या? बच्चों, कार्बन एक अधातु है जिसको हम प्रतीक C से लिखते हैं और इसकी परमाणु संख्या 6 है। अब परमाणु संख्या 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना 2 और 4, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो हम क्या पाएंगे कि कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन हैं और 6 न्यूट्रॉन हैं और इसके पहले कक्ष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और इसके बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, जबकि होने कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स बाहर के कक्ष में चाहिए हमें। तो क्या होगा यहाँ पर? 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो इसे लेने पड़ेंगे या इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे ताकि ये उत्कृष्ट गैस का अपना विन्यास प्राप्त कर सके। परंतु 1 या 2 इलेक्ट्रॉन लेना या दे देना तो बहुत आसान है, परंतु 4 इलेक्ट्रॉन्स को देने के लिए या 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए, जो कि संभव नहीं हो पाता कार्बन के लिए, क्योंकि इसका परमाणु कैसा है? इसका परमाणु का साइज भी छोटा है। और क्या होगा? आयनिक यौगिक नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि आयनिक यौगिक में हमने क्या पढ़ा था? आयनिक यौगिक में हमने पढ़ा था कि धातु क्या करेंगी? इलेक्ट्रॉन्स दे देंगी और अधातुएं क्या करती हैं? उन इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करती हैं। पर कार्बन के लिए क्योंकि इतनी ऊर्जा धारण करना या खो देना संभव नहीं है, इसलिए वो आयनिक यौगिक नहीं बनाएगा। वो क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे परमाणुओं के साथ साझा कर लेगा, यानी कि शेयरिंग कर लेगा। जैसे छोटे बच्चे या कोई भी अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, ऐसे कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा, साझेदारी कर लेगा। और साझेदारी करने से क्या होगा? कार्बन के और अन्य परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगा? कमी पूरी हो जाएगी और दोनों ही अपने उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त कर पाएंगे। अब सहसंयोजी आबंध कैसे बना? परमाणुओं की साझेदारी से, परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी से बना। ठीक है। अब परमाणु कार्बन एक ऐसा तत्व है जो खुद के परमाणुओं के साथ और अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ, अन्य तत्व जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, इन सभी के
परमाणुओं के साथ सहसंयोजी आबंध बनाएगा और क्या करेगा, थोड़ी मात्रा में नहीं अधिक मात्रा में भी ये सहसंयोजी आबंध बनाने की क्षमता को रखता है। अब देखो क्या होगा, सहसंयोजी आबंध में अणुओं के भीतर तो प्रबल आबंध हैं, परंतु अंतरा अणुक बल वो कम है। इससे क्या हुआ, थोड़ी सी ऊर्जा मिलेगी और आबंध टूट जाएंगे। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, इसके गलनांक और क्वथनांक बहुत ही कम होंगे। आयनिक आबंध में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर क्योंकि आदान प्रदान हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, तो आयनिक आबंध बहुत मजबूत थे। वहाँ पर अंतरा अणु बल जो था वो बहुत अधिक था, परंतु यहाँ पर कम है। इसीलिए आयनिक आबंध में गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक थे, जबकि यहाँ पर बहुत कम है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, जबकि आयनिक आबंध में क्या हुआ था, वहाँ पर आदान प्रदान हुआ था तो आवेश आ गया था, परंतु यहाँ पर कणों पर आवेश नहीं आएगा, यानी कि आवेशित कण नहीं बनेंगे। और सहसंयोजी यौगिक जो हैं वो सामान्यतः क्या होंगे, विद्युत के कुचालक होंगे। अब विद्युत के कुचालक क्यों होंगे, देखो जब हमने आयनिक आबंध बनाए और गलित अवस्था में कोई भी आयनिक यौगिक को हमने उसमें डाला तो वहाँ पर क्या हुआ था, विद्युत का सुचालन हुआ था। क्यों, क्योंकि वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स उपलब्ध थे। पर यहाँ क्या हुआ, यहाँ सभी ने साझेदारी कर ली, शेयरिंग कर ली, और सभी के पास क्या आ गया, उत्कृष्ट गैस विन्यास आ गया, और सभी के बाहरी कक्ष में पूरी संयोजकता हो गई, इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। तो क्या करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, तो इसलिए विद्युत का चालन नहीं होगा। ठीक है, आओ कुछ परमाणु देखते हैं। देखो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाइड्रोजन के परमाणु के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, पर बाहरी कक्ष में क्या चाहिए इन्हें, क्योंकि इनके पास एक ही कक्ष है, पहला कक्ष, तो इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसके अंदर। तो ये क्या करेंगे, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को साझा कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। इसी तरह से ऑक्सीजन को 2 परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा, और इस वजह से उसके बाह्य कक्ष में 8-8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और उसका उत्कृष्ट गैस विन्यास पूरा हो गया। ठीक है, इसी तरह से नाइट्रोजन है, इसी तरह से CH4 है। आओ बनाकर देखते हैं कैसे बनाएंगे। CH4 लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास कार्बन है और इसके बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन लिया। ठीक है, हाइड्रोजन में क्या किया, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ने ही अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, साझेदारी कर ली, और इन्होंने अपने बाह्य कक्ष में, हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्ष में पूरे कर लिए, और ये क्या बन गया, यहाँ पर सहसंयोजी आबंध के द्वारा CH4 बन गया। इसी तरह से कार्बन के अन्य यौगिक भी हम बना सकते हैं। आओ आगे देखते हैं वर्कशीट। देखो अब वर्कशीट के कुछ प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कार्बन चतुसंयोजी क्यों है।
चतुसंयोजी का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन्स की संयोजकता है। तो अभी हमने ऊपर जैसे पढ़ा, क्या पढ़ा वहाँ पर हमने कि इसके बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपना उत्कृष्ट गैस विन्यास पूरा करने के लिए, तो इसलिए यह चतुसंयोजी है। अगला प्रश्न है, कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता है, इस कथन को सत्यापित कीजिए। देखो बच्चों, अभी हमने ऊपर बात की कि कार्बन चतुसंयोजी है, यानी कि उसे 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, है ना। यह 4 इलेक्ट्रॉन्स उसे देने पड़ेंगे, परंतु ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को खोने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए और 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए जितनी ज़्यादा ऊर्जा चाहिए वो कार्बन का छोटा सा परमाणु नहीं सहन कर पाता, और इसलिए क्या करता है, ये दूसरों के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है, और इसीलिए यौगिक कैसे होंगे, सहसंयोजी यौगिक होंगे। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, सहसंयोजी यौगिकों के 3 भौतिक गुण लिखिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सहसंयोजी यौगिकों में क्या होता है, गलनांक क्वथनांक कम होते हैं, आवेशित कण नहीं होते, विद्युत के कुचालक होते हैं, और अंतराणुक बल कैसा होता है, कम होता है। अगला प्रश्न है, कारण बताइए कि सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। तो देखो, जैसे अभी हमने बात की कि सहसंयोजी यौगिकों के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयन नहीं है, वहाँ पर आवेशित कण नहीं है, और जब तक आवेशित कण नहीं होंगे क्या होगा, विद्युत का चालन नहीं हो पाएगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने से सहसंयोजी यौगिक क्या होंगे, विद्युत के कुचालक होंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। सबसे पहला है जल अणु, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। मीथेन की अभी हमने बनाकर देखी, अब जल अणु और कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाकर देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जल के परमाणु की। ठीक है, H2O है। अब हमें मालूम है कि ऑक्सीजन के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन विन्यास ये है, और हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब क्या होगा, वो देखें, ये ऑक्सीजन अगर हम माने इसको, तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 यहाँ। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हाइड्रोजन आकर इससे जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन कैसे जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन आ गया, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर यहाँ से देख सकते हो तो देखो, ऑक्सीजन के बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, और क्या हुआ, हाइड्रोजन के बाह्य कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, और ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। तो ये क्या बन गया हमारा, H2O, यानी कि जल बन गया। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं कैसे बनेगा। के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन हमें मालूम है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास
क्या है 2 और 4। बाहरी कक्ष में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ऑक्सीजन का भी हमने पढ़ा 2 और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ऑक्सीजन को कितने चाहिए बाह्य कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और कार्बन डाइऑक्साइड को कितने चाहिए, कार्बन के लिए 4 चाहिए। तो क्या करेंगे कार्बन, ठीक है। अब कार्बन के पास कितने हैं, यहाँ पर देखो इस तरह से लिख सकते हैं। अब ऑक्सीजन के पास कितने हैं, ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये ऑक्सीजन के पास बाह्य कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करेगा ऑक्सीजन तो क्या होगा, अगर ये शेयरिंग हुई तो ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए और यहाँ भी ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। और कार्बन के पास कितने हो गए, कार्बन के पास हो गए फिर से बाह्य कक्ष में 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बन गया, ये बन गया CO2। अब देखो वर्कशीट पे वापस चलते हैं। इसी तरह से हम मीथेन का भी संरचना बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी वर्कशीट और चैप्टर की पहली वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक